नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज्ञानवर्धक निबंध जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, जो कि आपकी कक्षा 7वीं की हिंदी वसंत भाग 2 के पाठ 6 से लिया गया है और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। तो चलिए पाठ के विषय में कुछ जान लेते हैं। इस पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त यानी होता है खून, ब्लड, और हमारा शरीर यानी रक्त की हमारे शरीर में क्या महत्ता है, क्या उसका महत्व है, क्या क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार से रक्त बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, ये सभी बातें इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। रक्त के और भी रूप और रक्त की आवश्यकता, उनकी कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं, या फिर कभी हमें चोट लगने पर जो रक्त का बहाव होता है उसको रोकने के जो उपाय हैं वो इस पाठ में बताए गए हैं। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं इस पाठ को। देखिए इस पाठ में 3 पात्र हैं। मुख्य पात्र जो है अनिल की बहन है छोटी, अनिल नाम का एक लड़का, उसकी छोटी बहन है दिव्या, और एक है डॉक्टर दीदी। चलिए पाठ शुरू करते हैं हम। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह देखकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। देखिए यहाँ क्या हुआ कि अनिल की जो छोटी बहन है दिव्या की तबीयत क्या है, अचानक से बिगड़ जाती है उसकी तबीयत। उसको हर समय थकान रहती है और उसका किसी काम में मन नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है उसकी, और उसी प्रकार उसको अस्पताल में दिखाने के लिए अनिल ले जाता है। तो वहाँ दिव्या को देख करके डॉक्टर बोलते हैं कि इसको दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, यानी कि खून की कमी हो गई है, तो इसकी जांच करवाओ और देखो फिर क्या, देखते हैं जांच करवा के क्या होता है। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त के लिए जांच के लिए भेज दिया। वहीं क्या होता है कि वहाँ अनिल के जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी मिल जाती है। तो उसके आगे होता है, डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ अनिल, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड रहती है, जो ये कांच की स्लाइड होती है, छोटी खून की जांच करने वाली कांच का टुकड़ा, जिसके ऊपर वो सूक्ष्मदर्शी यानी कि छोटी से छोटी चीज़ों को जिसमें देखा जा सकता है, जिसकी सहायता से छोटी चीज़ों को बड़े रूप में देखा जा सकता है। दीदी के इशारे पर वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया, यानी डॉक्टर दीदी ने उसको इशारा किया बैठने का, तो वो बैठ गया कुर्सी पर। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब एनीमिया जो खून की कमी होती है उसे एनीमिया कहा जाता है। देखिए इसमें भी बताया जाएगा एनीमिया क्या होता है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका मतलब क्या है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, मतलब लाल तरल द्रव के समान दिखता है, किंतु द्रव मतलब होता है लिक्विड, यानी लाल लिक्विड के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा यानी जिसमें बहुत सारी चीज़ें, अनेकों चीज़ें उसमें एक साथ रखी हुई हो किसी टोकरी में, तो उसको कहेंगे हम भानुमति का पिटारा।
भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? दो। एक भाग वह जो तरल है, यानी एक जो पिघला हुआ भाग है, तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो पिघला हुआ भाग है, तरल भाग है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। जो उसके अलावा प्लाज्मा तो होता ही है, प्लाज्मा के अलावा उसमें कुछ छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ जिनका कोई रंग नहीं, यानी बिना रंग वाले, रंगहीन, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा जो तरल भाग है उसमें तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। सूक्ष्मदर्शी के नीचे वो खून की जो जिसके ऊपर खून लगाया था, स्लाइड कांच की, वो लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रक्त कण, ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। अब बालूशाही क्या होता है? बालूशाही एक खाने का व्यंजन है, मैदे की सहायता से बनाया जाता है, जिसमें मैदे की छोटी छोटी एक कुंडली नुमा आकार की बनाई जाती है और उनको चाशनी में, शक्कर की चाशनी में डुबोया जाता है, तो उसी को कहते हैं बालूशाही। जैसे आपको चित्र में इधर दिख रहा है, उसी प्रकार की बालूशाही होती है, खाने का व्यंजन होता है एक, उसी के आकार की मानो वो लग रही हो, छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए, और दोनों तरफ से तो आसपास से तो वो उठे हुए होते हैं, और बीच में थोड़ा सा दबा हुआ, यानी उंगली से दबा देते हैं हम गोल किसी चीज़ को। तो रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। यानी 1 मिलीमीटर रक्त अगर हमने लिया है तो उसमें कम से कम कितने? 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 40 लाख से लगा करके 55 लाख कण तक मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। यानी कि ये जो कण है उनके कारण ही हमें जो रक्त है वो लाल रंग का दिखाई देता है, जबकि प्लाज्मा तो सफ़ेद रंग का होता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। यानी ये कण जो हमारे शरीर में दिन रात काम करते हैं, और सांस लेने पर हवा से जो ऑक्सीजन होती हो तुम प्राप्त करते हो, यानी हम जो लेते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम ये कण ही करते हैं। क्या करते हैं कण? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, यानी ये 4 महीने तक जीवित रहते हैं, उसके बाद में ये नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ कहा गया कि 4 महीने के बाद में ये नष्ट हो जाते हैं। नष्ट तो हो जाते हो, तो इसका मतलब कि सारे नष्ट हो जाएंगे, तो हमारे शरीर में क्या होगा फिर? लेकिन क्या है कि ये एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज, कुछ कल को, और कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। ये अनिल ने कहा कि इस प्रकार तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे। तो यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। मतलब शरीर में ये कण नित नए, मतलब रोज रोज बनते रहते हैं नए कण। तो वो जो नष्ट हुए कण है, खत्म हो गए, तो उनके स्थान पर ये आ जाते हैं नए वाले। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। मतलब हमारी जो हड्डियां हैं उसके बीच का भाग, जिसे मज्जा कहा जाता है, उसमें ऐसे बहुत सारे कारखाने, यानी कि जहाँ इन्हें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। यानी वहाँ पे वो कार्य निरंतर चलता रहता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और
विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? मतलब दीदी ने पूछा कि यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। देखिए, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त यानी मटन में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। यदि ये जो उचित आहार खाने की चीज़ है, जिसमें उचित आहार है, वो हम अगर नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में जो हड्डियों के मज्जा भाग में ये काम बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको कच्चा माल नहीं मिल पाता है। तो नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाना ही एनीमिया कहलाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो क्या अगर हम संतुलित आहार अगर हमें लेते रहें, क्या हम संतुलित आहार अगर लेते रहें तो उसको लेने मात्र से ही हमारा एनीमिया से हम बच सकते हैं? अनिल ने ऐसा पूछा। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। भारत में जो है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पौष्टिक आहार की कमी। वैसे तो एनीमिया बहुत सारे कारणों से हो सकता है, बहुत सारे कारणों से, कुछ दूसरी बीमारियों की वजह से भी ये कण नष्ट होते रहते हैं तो एनीमिया की समस्या हो जाती है, किंतु हमारे देश में तो ज़्यादातर यही होता है, पौष्टिक आहार की कमी से ये होता है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। पेट में हमारे कीड़े का हो जाना, यानी कीड़े अगर पेट में हमारे आ जाते हैं तो भी ये नष्ट कर देते हैं उसको। ये कीड़े प्रायः दूषित जल या खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, यानी पूरी साफ सफाई से बनाए हुए खाद्य पदार्थ यानी खाना भोजन हम ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही लें, यानी साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, और इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे, यानी उनके मुंह से या उनके शरीर से निकला लार्वा चिपचिपा पदार्थ त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। देखिए, कुछ कीड़े ऐसे हैं जो अपने शरीर से कुछ लार्वा बाहर निकालते हैं और ज़मीन पर छोड़ देते हैं, और उसी ज़मीन पे हम बैठते हैं, अपने हाथ में वो चिपकते हैं, पैरों में चिपकते हैं, और हमारी त्वचा के माध्यम से ही हमारे शरीर के अंदर आंतों तक प्रवेश कर जाते हैं और आंत में जाकर अपना घर बना लेते हैं। हमारे शरीर में जो आते हैं हमारे पेट की, उनमें प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही उपयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। देखिए, इसके लिए क्या उपाय है कि हम जब भी शौच के लिए जाएं तो केवल शौचालय का ही उपयोग करें, बाहर में खुले में शौच ना करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। हमेशा चप्पल जूतों का ही प्रयोग करें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में इसका क्या काम है? सफ़ेद कण। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है, हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। जब भी ये सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही यानी कि वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ये रोगाणु से लड़ते हैं, जो हमारे शरीर में दूसरी बीमारियां या कीटाणु रोगाणु आते हैं तो उनको ख़त्म कर देते हैं और उनको अंदर नहीं आने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना,
यानी कि बीमाणु का विशेष काम क्या है, चोट लगने पर, जब भी हमें चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि थोड़े समय के बाद में वो रक्त यानी खून जमने लगता है और खून का बहाव रुक जाता है। तो वो जमाव का काम भी यही बीमाणु करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। जो इसमें क्या है कि एक प्रकार की प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, वो हमारी जो नसें हैं, रक्तवाहिका यानी नसें, जब भी हमें चोट लग जाती है तो उस समय क्या होता है कि जो हमारी रक्तवाहिनियाँ यानी नसें हैं वो उनकी दीवारें कट जाती है, उसकी वजह से खून बहने लगता है। तो उस पर क्या करती है, कटी फटी दीवारों में वो मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। वो जो प्रोटीन होती है वो उसके ऊपर जाला बुन देती है, जिससे क्या है बीमाणु इस जाले पर चिपक जाते हैं और इस तरह की दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है और इस प्रकार से रक्त का बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। उसने कहा, हाँ, ऐसे समय उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, अगर उसका खून ज़्यादा बहने लगे तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उस पर एक कपड़ा जो कसकर बांध देना चाहिए। तो क्या होता है कि दबाव पड़ने से उसका रक्त का बहना रुक जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, यानी कि लाभदायक हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, यानी कि अगर उसका रक्त ज़्यादा मात्रा में बह जाए तो फिर उसको रक्त चढ़ाना पड़ सकता है, यानी दूसरे का खून चढ़ाना पड़ सकता है। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। हर किसी का रक्त जो है एक समान नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को मुख्य 4 भागों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। मतलब जो 4 भागों में बटा हुआ है रक्त, वो 4 समूह है, ए बी और ओ, और इनके भी फिर अलग अलग भाग है। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, जिसमें से ए रक्त ऐसा है जो सभी के रक्त को ग्रहण कर सकता है, यानी ए वाले जो जिनका रक्त होता है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो उनको किसी का भी रक्त चढ़ाया जा सकता है, कोई भी रक्त वो ग्रहण कर सकता है। और इनमें से ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ओ ग्रेड का खून ऐसा है जो सभी को रक्तदान कर सकता है, यानी सभी को रक्त दे सकता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में यह इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। यानी हर शहर में या आपात स्थिति के लिए बड़े बड़े जो है ब्लड बैंक बनाए गए हैं, उनमें लोग उन अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में जा कर के रक्तदान करते हैं और वहीं से आप ले सकते हैं। तो इनका ब्लड बैंक सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें भी अपने आवश्यक रूप से रक्तदान करते रहना चाहिए समय समय पर। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। यानी 18 वर्ष से ऊपर वाले जो स्वस्थ व्यक्ति है कि जिनको कोई बीमारी नहीं है, वही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। देखिए, एक बार में 300 मिलीलीटर खून निकाला जाता है, तो लोग क्या समझते हैं कि इससे खून की
रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। देखिए शरीर में कितना खून होता है, 5 लीटर। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी। अगर किसी व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।